आजकल का जो प्यार है वो एक लड़के पर सीमित नहीं रह गया है, एक लड़की पर सीमित नहीं रह गया है। आजकल का जो प्यार है वो अलग अलग व्यक्तियों से होता है, और जब अलग अलग व्यक्तियों से होता है तो उसे प्यार नहीं कहते हैं, उसे हवस कहते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है उसे अलग अलग लड़कों से बात करने की आदत होती है, अलग अलग लड़कों से या वह शारीरिक संबंध बनाने की आदत होती है। लेकिन जब इस बात का पता उसके पिता को चलता है तो पिता जो होते हैं वे कहते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये सब कुछ सही नहीं है, और तुम्हारी उम्र देखो कितनी है, अभी बहुत कम उम्र है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ गलत हो जाए। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। और वो लड़की एक दिन, 2 दिन या फिर 4 दिन बाद नहीं मिलती है, वो लड़की जो होती है पूरे 50 दिन बाद मिलती है। 50 दिन बाद वो उस हालत में मिलती है जिस हालत में उसे कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या होता है इस लड़की के साथ और क्या नहीं होता है, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मोतिहारी, और यहीं का एक थाना लगता है दुर्कोलिया थाना। दरअसल इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, टोला गांव। मैं बात कर रही हूँ 20 जून सन 2025 की। 20 जून सन 2025 को एक व्यक्ति जो होता है अपने खेत में जाता है। जैसे वो अपने खेत में मक्का लेने के लिए जाता है, तब भी वो देखता है कि उसके खेत में से बड़ी ही दुर्गंध आ रही है। जब उस दुर्गंध को वो भापने की कोशिश करता है तो रुका ही नहीं जाता है, वहाँ पर इतनी बदबू मार रही थी। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो उस जगह पर जाता है जहाँ से वो ज़्यादा बदबू आ रही थी। जब उस जगह पर जाता है तो वहाँ से वो मिट्टी हटा कर देखता है, तो वो देखता है उस जगह पर से एक कंकाल होता है। वो सोचता है कि कोई जानवर है, लेकिन जब उसका हाथ देखता है तो वो देखता है कि इंसान है। जब वो इंसान देखता है तो डर जाता है, डर जाने के मारो वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे वहाँ की सारी चीज़ें देखते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वे ऐसे ही उस कंकाल को हाथ नहीं लगाते। पहले फॉरेंसिक टीम आती है, टीम आने के बाद जो सबूत होते हैं उन्हें इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस वाले तब कहीं जाकर उसे निकालते हैं। निकालने के बाद पता चलता है कि ये तो एक लड़की है, क्योंकि उसके कपड़ों से लग रहा था, पर उसे देखने में कोई भी नहीं पहचान सकता था। उसमें से बदबू इतनी मार रही थी, वो कंकाल हो चुकी थी। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार लड़की है तो है कौन। पुलिस वाले जो होते हैं आस पास के जो लोग होते हैं वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे गांव से कोई लड़की लापता है, फिर क्या तुम इसे जानते हो, पहचानते हो। जब ये सारी बातें वे कर रहे थे तभी गाँव वाले जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, और ना ही ये पहचानने में आ रही है। अगर हम इसे पहचान भी लेते तो ये पहचानने में भी नहीं आ रही है। ना ही इसका हमें चेहरा दिख रहा है और ना ही इसके हमें शरीर का कोई भी अंग ऐसे चमक रहा है कि हम इसे देखकर पहचान ले कि हाँ ये हमारे गांव की है। अब पुलिस वालों के लिए ये गुत्थी जो होती है उलझ जाती है। जब उलझ जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं अब हर थाने में ये जो लड़की होती है उसकी फ़ोटो जो होती है सर्कुलेट करते हैं कपड़ों के साथ, और कहते हैं कि किसी ने अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें बताओ। लेकिन किसी भी थाने में कोई भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती ही नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पोस्टमार्टम के लिए भेज ही चुके होते हैं। अब इंतज़ार कर रहे थे तो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उस लड़की की उम्र जो है वो 17 से 18 साल है। जब 17 से 18 साल लड़की की उम्र का पता चलता है तो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि ये है तो है कौन। अब ऐसे ही वे जांच करने में लग जाते हैं। जब जांच करने में लग जाते हैं तभी जो यहाँ के एसएचओ साहब होते हैं, सुनील कुमार एसएचओ साहब वहाँ पर देख ही रहे थे। उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वो लड़की यहाँ की है, फिर कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। लेकिन उस लड़की के कपड़ों पर जब निगाह जाती है, कपड़ों पर निगाह जाने के बाद तो उस पर एक लेबल लगा हुआ होता है। जब लेबल लगा हुआ होता है तो लेबल पर एक नाम लिखा हुआ होता है। नाम लिखा हुआ जो होता है वो टेलर का लिखा हुआ होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस नाम को, उस टेलर को ढूंढने में लग जाते हैं कि ये टेलर कौन है कौन नहीं है और कहाँ पर रहता है। तभी पता चलता है टोला गांव में ही रहने वाला एक टेलर है जिसका ये नाम है और जिसका ये लेबल है। एसएचओ साहब जो होते हैं तुरंत अपनी टीम के साथ उस टेलर के पास पहुंचते हैं। टेलर के पास पहुंचने के बाद उससे जानकारी लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये फ्रॉक किसके लिए सिया था, किसके लिए नहीं सिया था, ये लेबल तुम्हारा ही है ना। तो टेलर जो होता है वो कहता है कि हाँ साहब ये लेबल तो मेरा ही है, लेकिन ये फ्रॉक मैंने किसके लिए सिया था ये मुझे अभी याद नहीं है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम याद करो, और याद करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है।
हमें जानना है कि ये फ़्रॉक तुमने किसके लिए सिया था। टेलर जो होता है वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, जोर डालने के बाद कहता है कि हाँ साहब, मेरे 3-4 महीने पहले जो फ़्रॉक है मुझसे सिलवाया गया था। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो किसके लिए सिलवाया गया था। टेलर जो होता है बताता है कि साहब ये एक नहीं 2 फ़्रॉक सिलवाए गए थे, और ये 2 फ़्रॉक जो सिलवाए थे मुझसे, वे मनोज कुमार ने अपनी बेटी के लिए सिलवाए थे। बेटी का नाम जो होता है चांदनी होता है, मैंने उसके लिए ही फ़्रॉक सिले थे। पुलिस वाले जो होते हैं उससे उसका पता लेते हैं। पता लेने के बाद वो बताता है कि साहब ये टोला गांव का ही रहने वाला है। अब पुलिस वाले आनंद फानन में उस मनोज कुमार के पास पहुंचते हैं। जब मनोज कुमार के पास पहुंचते हैं तो मनोज कुमार जो होता है अपने घर में आराम से बैठा हुआ होता है। वो जब पुलिस को देखता है तो उनसे कहता है कि साहब क्या बात हो गई, आप यहाँ पर कोई बात करनी है आपको। तो सच्चू साहब जो होते हैं भी कहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है चांदनी। तो मनोज कुमार जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, चांदनी तो यहाँ पर नहीं है, चांदनी अपनी नानी के यहाँ उत्तर प्रदेश गई हुई है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें उससे बात करनी है। तो मनोज कुमार जो होता है वो कहता है कि साहब उसकी नानी जो है फ़ोन नहीं रखती है। हाँ, पुलिस वाले जो होते हैं फिर कहते हैं कि अगर फ़ोन नहीं रखती तो एड्रेस दे दो। जब मनोज कुमार पर सवालों के जो दबाव होते हैं बनाए जा रहे थे, बार बार उससे कहा जा रहा था, तो मनोज कुमार जो होता है वो कहता है कि साहब मेरी बेटी मेरे पास है, आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए और आपको मेरी बेटी से क्या मतलब है। परिवार के लोग जो होते हैं वे आ जाते हैं। मनोज कुमार जो होता है वो उसके चेहरे पर ना ही तो कोई शिकंज होती है, ना ही कोई ऐसा डर होता है। पुलिस वाले उसे देख रहे थे, ध्यान से गौर से देख रहे थे कि आखिरकार ये व्यक्ति इतनी अच्छे तरीके से कैसे बात कर रहा है, और इस व्यक्ति ने ही अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है फिर कोई और व्यक्ति है। लेकिन पुलिस वाले ये भी सोच रहे थे कि ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है, क्या एड्रेस भी नहीं दे रहा है, ना ही उसकी नानी के यहाँ का पता दे रहा है, पता ना देने के बाद भी ये नंबर भी नहीं दे रहा है। जब ये सारी बातें पुलिस वाले गौर करते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाने के बाद मनोज जो होता है वो अलग अलग बातें बनाने लगता है। जब अलग अलग बातें बनाने लगता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पुलिस थाने ले जाते हैं। अब पुलिस थाने लाने के बाद जब उस पर सख्ती से पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ करने के बाद मनोज कुमार जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। खुद मनोज कुमार की जो पत्नी होती है, मनोज कुमार का जो बेटा होता है, वो हैरान रह जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी बहन या बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया है। पुलिस वाले जब उससे पूछ रहे थे तो वो बताता है कि साहब मेरी बेटी जो होती है किसी लड़के से बात करती थी, यानी कि उसका प्रेम प्रसंग जो होता है हमारे ही गांव में रहने वाले एक लड़के से चल रहा था। जब हमारे गांव में रहने वाले एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तभी मुझे इस बात की भनक लग जाती है कि मेरी बेटी जब उसका मन करता था तब उससे मिलने के लिए चली जाया करती थी, या वो सोच के बहाने जाओ या फिर किसी भी बहाने से वो घर से निकलती, घर से निकलने के बाद वो उससे मिल कर आ जाया करती थी। जब मुझे इस बात का पता चलता है तो मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम आज के बाद उस लड़के से मिली तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी तो बाज नहीं आती है। मेरी बेटी जो होती है लगातार उस लड़के से मिल रही थी, लगातार उससे बात कर रही थी फ़ोन पर। तभी मैं उस लड़कों को धमकाता हूँ और उससे कहता हूँ कि अगर तुमने आज के बाद मेरी बेटी से बात की तो देख लेना अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा, पीट दूंगा। तो लड़का जो होता है डर जाता है। डर जाने के बाद मेरी बेटी के पास फिर कभी नहीं आता है, ना ही मेरी बेटी से बात करता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। जब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था तभी मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी जो होती है किसी और लड़के से बात करने लगती है। मैं बहुत तंग आ चुका था। मैं अपनी बेटी को बार बार समझाता हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो होती है हमारी आंखों में धूल झोंक कर किसी ना किसी लड़के से मिलने चली जाया करती थी। किसी ना किसी लड़के के साथ वो ऐसे ही जाकर उनके साथ संबंध बना लिया करती थी, यानी कि मिलकर या तो सोच के बहाने या फिर जंगलों में, खेत में, सब जगह जहाँ उसका मन करता था हमारी आंखों में धूल झोंक कर वहाँ उसके साथ मिल लिया करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 4 मई सन 2025 की। 4 मई सन 2025 को जब मेरी बेटी जो होती है वो फ़ोन पर बात कर रही होती है। जब फ़ोन पर बात कर रही होती है तभी मैं उसे फिर से धमकाता हूँ। उस दिन उसे मारता हूँ, पीटता हूँ, उससे उसका फ़ोन छीनता हूँ। फ़ोन छीनने के बाद मैं देखता हूँ तो उसमें नंबर एक लड़के का नहीं होता है, 1-2 लड़कों के नंबर होते हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि कहाँ तक मैं अपनी बेटी को रोकूंगा। अगर मैं इसे एक लड़के से रोकता हूँ तो दूसरे लड़के के पास चली जाती है, मैं दूसरे लड़के को रोकता हूँ तो तीसरे लड़के के पास चली जाती है। वो उसे मारता है, पीटता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, तुम हमारा नाम ख़राब करना चाहती हो। उस वक्त पर ना ही मेरी पत्नी घर पर होती है, ना ही मेरा बेटा घर पर होता है। मैं अपनी बेटी को बहुत मारता हूँ और गुस्से में मैं उसकी जान ले लेता हूँ। जब गुस्से में मैं उसकी जान ले लेता हूँ तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मैं अपनी बेटी को छुपा देता हूँ। छुपा देने के बाद बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद एक केमिकल लेकर आता हूँ, यानी कि तेजाब जैसा केमिकल होता है,
उसे लेकर आता हूँ। लेकर आने के बाद मैं उसे रख देता हूँ आराम से। मेरी पत्नी जो होती है जैसे ही घर के अंदर आती है, घर के अंदर आने के बाद वो पूछती है कि चांदनी कहाँ है। मैं अब कहूँ तो कहूँ क्या अपनी पत्नी से। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं अपनी पत्नी को कह देता हूँ कि हमारी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। और मैं ऐसा ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी बेटी चांदनी जो है किसी लड़के के साथ भाग गई है, हमारा नाम गंदा कर गई है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला गई है, और ये बात किसी को पता ना लग जाए। यानी कि वो बेटे को और अपनी पत्नी को यही बात बताता है। उसके बेटे और पत्नी जो होती है उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं। यकीन करने के साथ वे सिर्फ यही समझ रही थी कि हाँ वाकई में हमारी बेटी भाग गई है, और हम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो नाम है वो ख़राब हो जाएगा। इधर मनोज कुमार जो होता है वो रात होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे रात होती है, रात होने के बाद वो अपनी बेटी को बाइक के पीछे बांधता है। बांधने के बाद उसे एक मक्के के खेत में ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें अपनी बेटी को गिरता है, और फिर उसके ऊपर से उसके मुंह में तेज़ाब भरता है। यानी कि उसका जो शरीर होता है वो तेज़ाब से जला देता है, जिससे कि बदबू ना मारे, उसका जो शरीर है वो जल्दी जल जाए। फिर कहीं उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डालता है। मट्टी डालने के बाद वो अपने घर आकर आराम से रहने लगता है। और उसके पत्नी और बेटे जो होते हैं वही सोच रहे थे कि हमारी बहन भाग गई, हमारी बेटी भाग गई। मनोज कुमार जो होता है वो सोचने लगता है कि अभी ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, और ना ही कोई गांव वाले पूछेगा, ना ही किसी को ये बात पता चलेगी कि मनोज कुमार ने अपनी बेटी को मार दी। मनोज कुमार यही सोचकर अपने घर में आराम से रह रहा था। जब अपने घर में आराम से रह रहा था, सारे काम आराम से कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्राइम कभी नहीं छुपता है। मनोज कुमार की सारी बातें सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं मनोज कुमार को हिरासत में लेते हैं, उन्हें जेल भेज देते हैं। इधर जैसे ही ये बात मनोज कुमार की पत्नी और बेटे को पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता और पति ने ये सब कुछ कर दिया। यानी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। जो शव मिला था वो उनकी बेटी का ही होता है। यानी कि उनकी बेटी अब किसी लड़के के साथ भागी ही नहीं थी। मनोज कुमार ने झूठ बोला था। जब ये सारी बातें गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भी सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। पिता जो होता है वो कहता है कि मैं मजबूरी में ये कदम उठाता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग लड़कों से बात करने की लत लग चुकी थी, अलग अलग लड़कों से प्यार करने की लत लग चुकी थी, और मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। अगर मैं एक से रोकता तो वो दूसरे के पास चली जाया करती थी। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर चांदनी की गलती होती है, फिर यहाँ पर मनोज कुमार पिता की गलती होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि लड़की जो है अभी नहीं मारी गई है, 1-2 दिन पहले नहीं मारी गई है, पूरे ये 50 दिन पहले मारी गई है, यानी कि लगभग 2 महीने पहले मारी गई है। और यही बात उसका पिता जो होता है ये कबूल भी करता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी को 4 मई सन 2025 को मार दिया था, और वो मिलती जो है 20 जून सन 2025 को मिलती है। तो यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर पिता की गलती होती है, यहाँ पर बेटी की गलती होती है। इस बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अलग अलग लड़कों की लत नहीं लगानी चाहिए थी, या फिर मनोज कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनोज कुमार को अपने घर में बताना चाहिए था। घर में बताने के बाद उसे अपनी बेटी को आराम से समझाना चाहिए था। अगर नहीं समझ रही थी तो उसकी शादी कर देनी चाहिए थी। अगर जिससे वो चाहती शायद उससे शादी कर देते तो वो ना ही तो इस बेटी अब इस दुनिया से जाती, ना ही पिता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर बेटी की गलती होती है फिर पिता की गलती होती है, इन दोनों में से किसकी गलती होती है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।